बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मलिक, डिप्टी सेक्रेटरी इल्म और अदब अकेडमी ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार आलिया हज़रत बीबी बादशाहज़ादी शमसी सब्ज़वारी तबरेज़ी की दरबार आलिया में। हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर हाजिर हुए हैं मुल्क के नामवर शायर हम्माद अहले बैत जनाब उस्ताद सलामत फ़रोज़ साहब। सलामत फ़रोज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत फ़रोज़ साहब, ये बताइए कि कौन से शायर से मुतासिर होकर आपने शायरी का आगाज़ किया? मैं सबसे पहले तो अपने तमाम सुनने और देखने वालों की बारगाह में ये अर्ज़ कर दूं कि आज मेरा, वैसे मैं इंटरव्यू बहुत कम दिया करता हूं, लेकिन ये इंटरव्यू मुझको यूँ महसूस हुआ कि मुझे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये मकाम ऐसा है, ये एक ऐसा दरबार आलिया है हज़रत बीबी बादशाहज़ादी उनके आस्थाने पर, तो ये तो बहुत बड़ी सादत है। फिर मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि कब से। बात ये है मलिक साहब कि अगर मैं उसका एक अहाता करूँ और ये बताना चाहूँ तो मैं तकरीबन 13 या 14 साल की उम्र से शायरी कर रहा हूँ। तो यूँ समझ लें कि 3 दिहाइयाँ मुझे हो चुकी हैं शायरी के इस शौक़ के शोगल के अंदर, और कई असनाफ पे मैंने लिखने की कोशिश की। ज़ाहिर है जिस तरह इब्तदाई मराहिल में सीखता है इंसान, और एक नौजवान बच्चा, एक बच्चा है भाई, लड़का है, बल्कि एक लड़कपन की उम्र है, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि जिसमें वालिद साहब मेरे मरहूम उस्ताद फ़िरोज़ गुल साहब, जो कि मुल्क के सफ़े अव्वल के म्यूज़िक डायरेक्टरों में से, खुद सिंगर भी बहुत बड़े थे वो, और पाकिस्तान का कोई ऐसा सिंगर नहीं उस अहद का कि जिनको वालिद साहब ने कंपोज़ नहीं किया। तो उस सिलसिले में देखता था कि कई शोरा खुद आ रहे होते थे वालिद साहब के पास कंपोजिशंस बनवाने के लिए, और इस तरीके से तो मैं बैठा रहता था उस माहौल के अंदर। तो वो जो शायर हज़रात आते थे तो वो लिख रहे होते थे, तो वालिद साहब कहते थे इस लाइन को यूँ कर लो, तो मैं कहता था ये लाइनें किस तरह तब्दील हो रही हैं, ये क्या सिचुएशन बन रही है, शायरी में क्या कैफियत बयान हो रही है, अच्छा यूँ भी होता है, अच्छा यूँ भी होता है। तो इस तरीके से एक शौक़ मेरा, और फिर मैं पढ़ता रहा, शौक़ बढ़ता रहा। और लेकिन ज़िंदगी में कैसा माहौल आया कि जब तालीमी तौर पे, निसाबी तौर पे, मैं एकेडमिक तौर पे, जब मैं स्कूल लाइफ से होकर, कॉलेज लाइफ से होकर, जब मैं शौक़ मेरा लिटरेचर की तरफ ही रहा। वाले साहब चाहते थे कि शायद मैं डॉक्टर बन जाऊं, या कोई इंजीनियर बन जाऊं, या कोई पायलट। जिस तरह बच्चों से पूछा जाएगा आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो अक्सर जवाब बच्चे, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो हम भी कहीं ना कहीं ये बोल दिया करते थे जी हम भी डॉक्टर बनेंगे जी, ये बनेंगे। लेकिन मैं अंदरूनी बात ये बता रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही मुझे इंजीनियर बनने का कोई शौक़ था। पता नहीं मेरा जहन इन बातों की तरफ क्यों जाता था। सवाल तो उठते थे मेरे जहन के अंदर, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या है, ये क्यों, क्या, कैसे, मुझे कैफियत की तरफ ले गए। फिर दर्जा ब दर्जा में चलता रहा, और उसी सिलसिले की कड़ी से फिर मैंने एम इंग्लिश किया, फिर उर्दू में सनद हासिल की, और ये वो इस तरीके से। अच्छा, चूँकि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एक अज़ादार ख़ानदान से रहा है। लोग वालिद साहब को एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे जानते हैं, एक बहुत बड़े उस्ताद के तौर पे जानते हैं, एक बहुत बड़े सिंगर के तौर पे जानते हैं, कंपोज़र के तौर पे जानते हैं। लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बता दूं, मेरे वालिद साहब बहुत बड़े नुहा ख़ान थे, और मेरे वालिद साहब उस्ताद फ़िरोज़ गुल साहब एक ऐसे नुहा ख़ान थे जो अहले सिंध के खुसूसन सारे आज़ादार और आज़ादार घराने उनको जानते थे कि उस्ताद फ़िरोज़ गुल अकेले खुद मैदान में खड़े होकर नुहा पढ़ते थे, और बहुत बड़े जलसे के अंदर वो अकेले ही नुहा पढ़ रहे होते थे, और उस ज़माने के मातमदारी, और हम छोटे छोटे देखते थे कि वालिद साहब हमारा नुहे पढ़ रहे हैं, और ये और वो। तो ये एक मेरी तरबियत होती रही। अच्छा, उसी असना में वालिद साहब के पास कई शोरा शायर, वो भी शोरा थे, और वो अहले बैत के हवाले से नुहे लिखते थे, ये वो। तो उसमें हाजी मूसा कलीम साहब थे, जो कि मेरे वालिद साहब के मोहसिनों में से भी थे, और वालिद साहब के लड़कपन के दोस्तों में से भी थे, जिनके वालिद साहब से उनका ताल्लुक़ 40-50 साल का रहा, और वो हमारे घर के फ़र्द थे, हमारे बड़े भी थे। तो मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ करता था। तो मैंने अपनी इब्तदाई जो मेरे उस्ताद रहे वो रहे, वो मैं उनका नाम लेना ज़रूर वाजिब समझता हूँ खुद पर, कि उस्ताद मूसा कलीम, हाजी मूसा कलीम साहब, उनके कई नोहे मैंने, अब ये काफ़िला जा रहा है, और कई चीज़ें। तो ताराज, ना ऐसा कोई घर देखा है, ना ऐसा काफ़िला, ना ऐसा सफ़र देखा। तो कई चीज़ें उनसे मैंने,
और मैं सारी रात उनके साथ बैठा रहता था, क्योंकि वो जब भी मुहर्रम आते थे तो वो आ जाते थे और वो बैठे रहते थे घर पे, हमारी 10-12 दिन हमारे पास ही होते थे। मैं बस अब कहीं नहीं जाता था, उनके पास बैठा रहता था, वो लिखते रहते थे और ये वो। मैं ये सोचता था कि ये सोचते क्या हैं, मैं देखता था कि ये देख किस तरह रहे हैं शेर को, किस तरह ये वो सारा। इस तरह से मेरी तरबियत शुरू हुई। फिर मैं पढ़ता रहा, जहाँ तक पढ़ने का शौक़ रहा तो पढ़ना तो ज़ाहिर है, मैं जब एक लिटरेचर का स्टूडेंट था तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था। अच्छा, इंग्लिश भी लिटरेचर ही पढ़ा करता था, अदब ही पढ़ा करता था, और फिर उर्दू में भी लिटरेचर ही पढ़ा करता था। तो इस तरीके से फिर जोश मलिहाबादी साहब को मैंने बड़े शौक़ से पढ़ा और समझने की कोशिश आज तक कर रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे ही हैं, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं जोश मलिहाबादी को समझ गया। फिर मैंने एक तकाब, मतलब वो हमारे सब्जेक्ट भी होते थे निसाबी तौर पर, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस, ज़रा खुदा सुखन उनका तो लक़ब ही था। उनका एक शेर मुझे बड़ा पसंद था कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। वाह। तो मैं बड़ा, बहरहाल फिर मैंने उनको भी पढ़ा और इस तरीके से मैं आगे चला। फिर मुकद्दर में जो मतलब फ़ी ज़माना, जब उस ज़माने में उरूज था मेरे उस्ताद शहीद मोहसिन नकवी साहब, और तो मैं अपने नाम के आगे जो हम्माद अहलबैत लगाता हूँ उनकी वजह से लगाता हूँ, क्योंकि मैंने हम्माद अहलबैत पहली दफ़ा उनके नाम के साथ लगा हुआ देखा था। तो फिर मैंने हम्माद अहलबैत के तौर पर नाम इस्तेमाल किया, और यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 85 और 86 से आप अंदाज़ा लगा लें मैं शायरी कर रहा हूँ। और मैं मतलब अगर अंदाज़न भी कहूँ तो 1200-1300 कलाम मैं नोहे तो लिख चुका हूँ जो पढ़े जा चुके हैं। वाह, जो पढ़े जा चुके, और उसमें जिन जिन तंजीमों ने, जिन जिन नोहा खानों ने, जिन जिन लोगों ने वो कलाम पढ़े, उसमें हसन सादिक का पहला वॉल्यूम जो हुआ था, हसन सादिक साहब का जो पहला वॉल्यूम हुआ जो मेरे वालिद साहब ने किया था हैदराबाद से, उसमें मेरा पहला पंजाबी कलाम था। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन से नोहा खान, कसीदा खान, मनकबत खान और फनकार हैं पाकिस्तान के जिन्होंने आपके से कलाम लिए और गाए? बस उसमें तो मलिक साहब ये है कि बहुत एक तवील फहरस्त है। अब उनके तो सबके नाम तो मैं नहीं गिनवा सकता, लेकिन तखसीसन में उनके नाम ले सकता हूँ कि जिसमें सर फहरस्त उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं। उनके मैंने पंजाबी कसायद भी लिखे, धमाले लिखी, उर्दू में भी। और काम जो मैंने उसमें एक अहम किया, उसमें ये किया कि मैंने राहत फ़तेह अली साहब को सिंधी धमाल कलंदर साईं की, मैंने उनको जब गवाही तो वो कह रहे थे कि सलामत साहब सिंधी तो मेरा वर्जन ही नहीं है। मैंने कहा वो मेरा काम है। तो ये बड़ी एक बारीक सी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि मैंने ऐसे अल्फाजों का चुनाव किया उनकी धमालों में, उनकी कसीदों में, सिंधी में, कि जो आमल कसीरुल इस्तेमाल है उर्दू में भी, लेकिन वो समझे सिंधी में जाते हैं। तो पहली धमाल जब मैंने उनकी की थी कि मुखे केरी आहे परवाह मुझो मुर्शद कलंदरा, तो वो कंपोजिशन भी हमने बनाई और वो सिंधी में। और ज़ाहिर मैं वोकल ख़ुद लिया करता था, एक सेट में ख़ुद चेक किया करता था। और बिलाशुबा राहत फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत ही खुदादा सलाहियत के मालिक आदमी हैं। उनको पता है, उनको थोड़ा सा इशारा दे दिया जाए तो वो फ़ौरन उस पर अमल पैरा हो जाते हैं और उसी चीज़ को उसी तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा खासा रहा। और उसके बाद लास्ट ईयर जो मैंने उनकी दूसरी धमाल की, आयो सेवन नगरी में मुझे लाल कलंदर, वो बहुत चली माशाल्लाह। फिर दूसरे कवालों के हजरत के हवाले से तो खान साहब उस्ताद शेर मियां दाद खान साहब, बहुत बड़ा नाम है उनके, मैंने कोई 3-4 वॉल्यूम किए हैं। और हुसैन आएंगे, अली को देखना इबादत है, और खाक और नूर मुकाबला कैसा, तो कई कसीदे उनके भी माशाल्लाह, और वो लाजवाब आदमी हैं। और फिर एक हमारे बहुत ही मेरे प्यारे आबिद मेहर अली ख़ान साहब, तो अभी लास्ट ईयर 2 साल से उनको मैं कई कसीदे दिए उनको मैंने, बेबाह कसीदे, वो कलाम ही मेरा पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो हुसैन जीत गए और फ़कत सैयदा है, वाह। और कई कलाम वो भी पढ़ रहे हैं। और फिर पंजाबी वर्जन
तो चूंकि आपको पता है मेरे वालिद साहब खुद कंपोजर थे, तो मेरे खून के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं और साफ जो हैं जवाहिर वो मौजूद हैं। तो उस हवाले से लोग मुझे सलामत फिरोज खान साहब भी कहते हैं। बिल्कुल। तो वो क्योंकि मैं खुद कंपोज करता हूँ। फिर मेरी बहन हुमेरा चन्ना साहिबा, सुभान अल्लाह, ऐसे कम सिंगर होते इस वक्त पाकिस्तान में, ऐसी आवाज़ें कम हैं। और मेरी तो वो फेवरेट भी हैं, सनम मारवी, उनको भी कसीर धमाले। तो उस तरीके से बड़ा सिलसिला रहा। ये तो खैर, ये फिर गुलाम अली बख्शी हैं, कई लोग हैं, शफाकत अली, जो लाहौर पूरा माशाल्लाह, कि मैं कहूँगा नाम तो फिर वो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। फिर आइए हम कसीदा खां, तो नात ख्वानी में मैंने मेरे कई हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में से कई नात ख्वां मेरे शागिर्द भी हैं और वो मेरा कलाम पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तकरीबन 150-200 नातें वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वो हमारे बिरादरान की महफिल में पढ़ी जाती हैं। तो वो भी सिलसिला चलता रहता है साथ साथ। और नोहा खानों की जहाँ तक बात है, तो अब हसन सादे का मैंने आपको बताया, हसन सादे हुबली तो मेरे ज़ाहिर है, हुबली ने काफ़ी मतलब उसका 50-60% कलाम मेरा ही है। फिर मेवा खान कलेरी थे मरहूम, वाह वाह, वो मेरे पास में जो वाक़या मुझे याद आता है मैं बताऊं उसका, मुझसे बड़ा ज़ाहिर है वो मेरे वालिद साहब के शागिर्दों में से थे। तो उस तरीके से मेरे को कहते थे कि अब्बो उर्दू कलाम दे। तो मैं उसको कहता था, यार तू सिंधी मानू है, तो जो दुखे की ना अब्बो माँ पढ़ दोस। अच्छा, इस तरीके से वो बोला करता था। तो फिर उसको उर्दू कलाम दिए। फिर वो इस तरीके से फिर मेरी अपने, आप कराची से ले लें, शबाबुल मोमिनीन के हवाले से आपको सबको पता ही है, तो कई नोहे उन्होंने उनको दिए। फिर दरे बतूल आपको पता है, चादर ज़ैनब है, नाज़िम पार्टी है, भोला पार्टी है, फिर कई ग्रुप्स हैं, फिर जाफर तैयार खारादर, ये वो जिधर पाकिस्तान, फिर लाहौर की जितनी तंजीमें हैं, और फिर ख़ुद हमारी अपनी तंजीम हुसैन अल फ़ुकरा, बाबा रहमान फ़कीर साईं मरहूम, उनकी हमारी अपनी तंजीम है वो, तो उसके सारे कलाम मैं ही लिखता हूँ। तो जब मैं कहता हूँ ना कि जो उनके मैं कलाम लिखता हूँ तो ये सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन उसका मतलब ये है कि हर मुहर्रम में, हर सीज़न में 60-70 कलाम सिर्फ तंजीम के ही होते हैं मेरी। तो ये समझ रहे हैं आप? तो जब ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ट्यून्स और हर सब्जेक्ट पे, और फिर आपको बड़ा सिलसिला रहता है 24 घंटे। तो शब व रोज़ हमें, मेरा ज़िंदगी पर, मैं जब से मैं हूँ, मैं इसी काम में ही हूँ। तो मेरा ओढ़ना बिछोना बस ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ही है, और मैं अपना आखिरी दम तक यही करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। तो मुझे यूँ लगता है कि मुझे कोई मौला ने अपने पास कई बार बुलाया, अरबैन पे भी बुलाया, आशूर पे भी बुलाया, शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे कई बार शाम बुलाया। मतलब मैं मैं 14 मासूमीन की ज़ियारत कर चुका हूँ, और उन्होंने मुझे ये बस एक भीख दी मुझे, और वो भीख ही मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया है, जो तुर्रा इम्तियाज़ है आखिरत में भी और दुनिया में। बिल्कुल। अच्छा साहब, ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया अभी कि आप लाहौर, कराची, और मैंने खुद भी देखा है आपको, आप एक सरकारी इदारे में अच्छी और ज़िम्मेदार पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर ऑफिसर हैं, ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी, और फिर ये शायरी, और फिर आज़ादारी में मसरूफ़। मलिक साहब, मैं कैसे आप निकाल लेते हैं? इस पर बात यह है कि मेरा ये अकीदा है कि आप, और यकीनन आप भी उसमें मेरे हम अकीदा ही हैं, कि मैं ये समझता हूँ कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद व ज़बात मुक़द्दसा जब कायनात का निज़ाम चला सकती हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा निज़ाम भी वो चला ही रहे हैं। तो मैं वो सारा मैनेज खुद ही कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, नौकरी भी इसी तरह चलती है, और वो ये सिलसिले भी इसी तरह चलते हैं। तो बस ये मालिक चला रहे हैं मुझे, बस दुआ करता हूँ कि खुदा खैरियत से हर मामला सर अंजाम। बहुत बहुत शुक्रिया सलामत फ़िरोज़ साहब, आप ने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से। हम इल्म व अदब अकेडमी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनून मुतशक्किर हैं कि आप आए, और इतनी खूबसूरत आपने अपनी जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो मालूमात हमें दी, हमारे सुनने वालों तक आपकी बातें पहुँची। हम आपका एक मतलब फिर शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी इस तरह प्लेटफार्म से, मैं खुसूसन सैयद मेहरबान अली शाह का, जो मुझे बहुत प्यारे भी हैं और वो मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत भी है, और मौला इस अक़ीदत और मोहब्बत को ता हयात कायम रखे। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और जो बाकी मेरे चैनल के हज़रात हैं, मेरे बहुत ही प्यारे शहरियार हैं,
और कई हजरात यहाँ पर हैं, अल्लाह इन सबको खुश रखे, इनकी बड़ी मेहरबानी। और इंशाल्लाह वक्त मिलता रहा तो इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी होते रहेंगे। और मैं ख़ुद इंशाल्लाह साईं मेहरबान अली शाह की तंज़ीम के लिए कई हवालों से ख़ुद एक्टिव हो रहा हूँ, कंपोजिशंस के हवाले से, पोइट्री के हवाले से। इंशाल्लाह वो भी एक प्लान है हम दोनों का बाहमी तौर पर, तो आप दुआ करें वो भी पूरा हो जाए। जज़ाक। अच्छा, एक और आपसे सवाल कि इल्म व अदब अकेडमी ऑफ पाकिस्तान, इसके चेयरमैन हैं जनाब, जैसा कि आपको मालूम है, सैयद मेहरबान अली शमसी तबरेज़ी सब्ज़वारी साहब। इल्म व अदब कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि आपकी जो भी शायरी है उसको किताब के रंग में ढाल के हम पब्लिश करेंगे, और आपके और चाहने वाले जो हैं, हम खुद उनमें शामिल हैं, तो ये उन तक पहुंचाएंगे। मैंने अर्ज़ किया ना, मैं ज़्यादा मंजर पर रहने का ख्वाहिशमंद रहता नहीं हूँ। लेकिन और ये जो मेरे कलाम हैं तो तकरीबन अब तो वो तकरीबन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि 1200-1300 कलाम तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, या जो भी किसी भी सूरत में जिसमें नातिया कलाम हैं, कसीदे हैं, सोज़ है, मनकबत हैं, धमाले हैं, कसीदे हैं, नोहे हैं, जो कई सिलसिले, और फिर वो हर ज़बान में हैं, ये भी एक अलग से उसमें एडिशन है। तो मेरी बात जहाँ तक ये एकेडमी की बात है, आपने जो उर्दू अदब के हवाले से बात की है, और चेयरमैन सैयद मेहरबान अली शाह, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने कई लोगों ने मुझे इस बात के लिए आमादा किया, लेकिन मैं बहुत सहल पसंद हूँ इस मामले में। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये मुसम्मम इरादा कर लिया है, और मैंने उनसे वादा भी कर लिया है कि इंशाल्लाह मैं अपना कलाम सैयद मेहरबान अली शाह की सरपरस्ती में इंशाल्लाह शाया ज़रूर करवाऊँगा। सर, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए वंस अगेन। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, फिर इसी मकाम पर, इसी जगह, इसी मुक़द्दस बारगाह से सुभान अल्लाह हम सब मिलकर इसी तरह प्रोग्राम्स करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।